के साधन भी हैं। साथियों, बहुत कुछ बातें हुई है और मैं समझता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे कि आखिर हम क्या उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। मताधिकार, जिसको हम लोग सरल भाषा में कहें, क्योंकि एक शब्द हमने क्रिएट किया है, था तो बहुत पहले का शब्द लेकिन उसे विलुप्त कर दिया गया था। उस मताधिकार शब्द को विलुप्त करके वहां पर मतदान शब्द ले आए थे। मतदान, तो ये जो मतदान है ये हमारे हित में नहीं है, मताधिकार हमारे हित में, इसलिए हमने इस शब्द को वापस लाया। इसलिए कुछ लोगों के लिए ये शब्द नया हो सकता है, इसलिए सरल भाषा में कहें तो वोट का अधिकार, वोट का अधिकार। और ये अधिकार हमारे समाज के लिए, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट का अधिकार। क्योंकि जब वोट आते हैं ना तो हमारे लोगों के लिए 15-20 दिन के लिए बड़ी मौज हो जाती है। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आ जाता है, एक बहुत बड़ा उत्सव आ जाता है और 15-20 दिन उन लोगों की बड़ी मस्ती से गुजरते हैं। शायद इसलिए वोट का महत्व समझ रहे होंगे लोग कि वोट महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि जब वोट आते हैं तो गाड़ियों में घुमाया जाता है, कहीं चना और हलवा, कहीं वेज नॉन वेज, कहीं पर दारू, कहीं अफीम, कहीं लोडा, महफिलें होती है और बड़े 15-20 दिन बड़े आराम और मौज के साथ गुजरते हैं। तो फिर इस वोट का कितना फायदा है। लेकिन हमारे लोग ये नहीं जानते। भैरूलाल जी नामा साहब हमारे वरिष्ठ साथी हैं, समय के अभाव में पूरी बात नहीं बता पाए और फिर थोड़ा सा हो जाता है, हम भी इशारा कर देते हैं। तो आपने समझाया है आपको कि वोट का अधिकार क्या है। हमें इस संविधान के लागू होने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले, हमें यानी 4 वर्ग और 56 जातियां हमारे एरिया में, 4 वर्ग और 56 जातियां, 56 कौम, जो 56 कौम है और 4 वर्ग है, इनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि बोलने का अधिकार भी नहीं था, बोल करके अपना दुख सुनाने का भी अधिकार नहीं था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के माध्यम से हमें ऐसे बहुत सारे अधिकार मिले जो एक मानव को, जो एक इंसान को जिंदा रहने और मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए जरूरी होते हैं। वो अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने और जयपाल सिंह मुंडा ने अपने प्रयासों से हमें दिलाए। और उन अधिकारों को बरकरार रखने के लिए, उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उन अधिकारों का उपभोग करने के लिए हमको एक बड़ा अधिकार दिया और वो बड़ा अधिकार था मताधिकार, यानी वोट का अधिकार। अगर आपके संवैधानिक अधिकारों पर, यानी भारतीय संविधान में दिए हुए अधिकारों के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है, आपके अधिकारों का अगर हनन होता है, आपके साथ अगर अन्याय, अत्याचार या आपका शोषण होता है, तो आप अपने मताधिकार यानी वोट के अधिकार के माध्यम से उन दरिंदों को सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। ये अधिकार आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन अज्ञानता और अशिक्षा और जानकारी के अभाव में हमारे लोग इस बहुत बड़े हथियार को, इस बहुत बड़े रक्षा के कवच को समझ नहीं पाए और वे इसे बिना कदर के जिन्होंने भी मांगा उनको देते गए।
मैं ऐसा समझता ही नहीं हूं, पूरे दावे के साथ ये कहता हूं कि आज दिन तक न सरकारों ने, न किसी सामाजिक संगठनों ने, और राजनीतिक संगठन तो करेंगे क्यों, उन्होंने कभी भी ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई, ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया जो अभियान आप लोगों के साथ हम लेकर के चल रहे हैं। अपने मताधिकार, अपने वोट के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी सरकारों की थी, दूसरी जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों की थी, और तीसरी जिम्मेदारी राजनीतिक संगठनों की थी। मगर उन्होंने कभी भी अभियान नहीं चलाया, क्योंकि उनको पता था कि जो वो काम कर रहे हैं या जो आपका शोषण वो कर रहे हैं, वो शोषण बंद हो जाएगा, आप जागरूक हो जाएंगे, आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने कभी भी अभियान नहीं चलाया। हाँ, कुछ भूल हमारी भी है, और हम लोग भी अपनी भूल या गलती को स्वीकार करते हैं कि हमें भी ये मुहिम, ये अभियान बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, मगर नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी कोई वक्त निकला नहीं है, अभी भी हमारे पास में थोड़ा वक्त है कि अगर हम इसे लगातार एक सघन अभियान के तौर पर पूरे देश के अंदर हर गली मोहल्ले और हर घर तक और हर एक निर्वाचक यानी वोटर तक अगर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो अभी भी बहुत कुछ वक्त हमारे पास में है। इसलिए साथियों, हमने वोट के अधिकार को आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि आपका वोट का अधिकार जो है वो आपको क्या क्या देता है और क्यों जरूरी है। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने इशारों में आपको समझाया है कि शायद जिस समय हमें वोट का अधिकार मिला, अगर उस समय हम लोग इस वोट के अधिकार को समझ जाते या हमें समझा दिया जाता, तो शायद इतनी बड़ी दुर्दशा आज हमारी नहीं होती। आज हम 5 किलो गेहूं के लिए मोहताज नहीं होते। आज हम अपना घर बनाने लायक भी नहीं है, वो भी हम सरकारों पर निर्भर हैं। सरकारों का काम सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें देना होता है: शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। सरकार अगर शिक्षा दे दे, चिकित्सा दे दे और प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दे दे, तो उन्हें ना तो आवास देने की जरूरत है, ना शौचालय देने की जरूरत है, ना 5 किलो गेहूं देने की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार की कोई भी अंत्योदय योजना या वो लागू करने की जरूरत है। अगर 3 चीज दे दे, शिक्षा दे दे, चिकित्सा दे दे और रोजगार दे दे, और उन्होंने मंजूर किया कि हम इन्हें गेहूं फोकट में दे देंगे, हम इन्हें खाना फोकट में दे देंगे, हम इन्हें दारू फोकट में पिला देंगे, हम सब कुछ दे देंगे, मगर शिक्षा नहीं देंगे। क्योंकि शिक्षा देने से व्यक्ति के रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, और व्यक्ति जब रोजगार अपना बना लेता है तो किसी का मोहताज नहीं होता, वो अपने आप पे डिपेंड हो जाता है, अपने आप आत्मनिर्भर हो जाता है, और वो किसी के आगे गिड़गिड़ाने या फिर भीख मांगने लायक नहीं रहता। इस देश में हमारे वोट लेकर के हम लोगों को भिखारी बनाया गया, हमारे वोट लेके हमें भिखारी बनाया गया, और आज तो भिखारी से भी आगे हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए साथियों, इस मताधिकार अभियान की हमें जरूरत पड़ी। अब बात ये आती है कि सरकार, सामाजिक संगठन या फिर राजनीतिक संगठनों ने आज दिन तक ये अभियान क्यों नहीं चलाया। तो इसके लिए मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, जो चुनाव प्रणाली है, जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की परंपरा है, उसको द्विदलीय चुनाव प्रणाली या द्विदलीय संसदीय प्रणाली में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। अभी साथी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया था आपको। कई बार
हम सिखाने नहीं आते, हम भी सीखने आते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता कि हम बहुत कुछ आपसे सीख करके जाते हैं। अभी कहा गया कि हम दो पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। शायद उन्होंने थोड़ी हिम्मत नहीं जुटाई, पार्टों के नाम नहीं बताया। हम दो पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि पाटा ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है। किसी पाटे के ऊपर या नीचे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बीच में है उसे तो पिसना ही पड़ता है। तो इस देश के अंदर द्विदलीय संसदीय प्रणाली बनाई गई, और वो प्रणाली दो पार्टियों की बनाई गई। पहले कांग्रेस, उसके बाद जनसंघ, जनता पार्टी, और फिर भारतीय जनता पार्टी। आज कांग्रेस और बीजेपी, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीए हो, या अभी नाम बदल करके चाहे इंडिया गठबंधन कर दिया गया हो, मगर उनका नेतृत्व अगर कोई करेगा तो ये दो पार्टी ही करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी ही करेगी। हमें इन दो पार्टियों के बीच में डाल दिया। अब हमारे सामने पूछने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसलिए इस द्विदलीय संसदीय प्रणाली ने अपनी सत्ता को कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बारी बारी से सत्ता में रहने के लिए इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया कि ये लोग जागृत हो जाएं, ये लोग सावधान हो जाएं। अगर आप सावधान हो गए तो फिर उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनका कारोबार कैसे चलेगा। इसलिए ये जो द्विदलीय संसदीय प्रणाली है, इसने आपके लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया। और राजतंत्र में यही होता है कि राजा का बेटा राजा बनता है, या राजा बार बार राजा बनता है, या फिर राजा के रिश्तेदारों में राजा बनता है, या फिर एक जाति विशेष में से राजा बनता है। ये राजतंत्र में होता है। लोकतंत्र में तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अब राजा के रानी के पेट से नहीं, मैत्रानी के पेट से भी राजा पैदा होगा। मगर यहां तो हम देख रहे हैं कि चुनिंदा कुछ जातियों के अलावा किसी का भी राजा बनने का अधिकार या मौका उनको नहीं मिल रहा है। इसके लिए अगर कोई कारण है, कोई जिम्मेदार है, तो ये द्विदलीय संसदीय प्रणाली है, जिसके अंदर कभी हम कांग्रेस को ले आते हैं, कभी हम बदल के बीजेपी को ले आते हैं, बीजेपी को बदल के कांग्रेस ले आते हैं, और इसी में हम खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ये खेल चल रहा है, आप अपनी आंखें खोलें, सिर्फ यही आंखें नहीं खोलें, आपके अब तीसरे नेत्र को भी खोलें, जिसे मस्तिष्क कहा जाता है, जिसे दिमाग कहा जाता है, उसे भी खोलें, और अपने हृदय वाली उन आंखों को भी खोल करके देखें। तो आपको पिछले 75 साल का इतिहास नजर आएगा कि इस देश में लोकतंत्र चल रहा है या राजतंत्र चल रहा है। इस देश के अंदर, इस देश में 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा सीटें हैं, लेकिन आपको दावे के साथ कहता हूं कि 543 जातियों के लोग उसमें सांसद नहीं बनते हैं। 543 सीटों पर सिर्फ अधिक से अधिक पूरे भारत में सिर्फ 50 जाति के लोग सत्ता पर काबिज होते हैं, राज करते हैं। बाकी हम सब तालियां बजाते हैं, बाकी सारे तालियां बजाने के लिए, सत्ता पर राज करने के लिए तो सिर्फ 50 घराने हैं, 50 ही परिवार हैं, और 50 ही जातियों के लोग हैं जो सत्ता पर काबिज हैं। कहां है लोकतंत्र, कहां है गण व्यवस्था, कहां है रिपब्लिक इंडिया। यहां पर तो लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील कर दिया गया, और आप लोगों ने इसे कभी गंभीरता से सोचा नहीं, देखा भी नहीं। हम लोगों ने इस पर रिसर्च करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम लोग इस देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य लागू करके ही दम लेंगे। इस देश को, भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना करके ही लेंगे। ये फैसला किया है हम लोगों ने, और ये फैसला करने के लिए हमें प्रेरणा हमारे महापुरुषों से मिली, हमारे इस मिशन के अग्रणीय लोगों से मिली।
आज बहुत सारे लोग भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दिल्ली में डटे हुए हैं। हम लोग गांव गांव और ढाणी ढाणी जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। काम एक ही है जो दिल्ली में हो रहा है, और काम वही है जो हम गली गली में कर रहे हैं। हम सब मिलकर के इस देश के अंदर लोकतंत्रात्मक गणराज्य लाएंगे और इस द्विदलीय संसदीय प्रणाली को जड़ से उखाड़ करके ही हम चैन लेंगे। ये फैसला हमने किया है। ये हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये हमें किसी ने करने के लिए हमें कोई प्रेस नहीं किया है, कोई दबाव नहीं डाला हुआ है। ये स्वप्रेरित कार्यक्रम है। हम स्वप्रेरित होकर के इस काम के लिए निकले हुए हैं। इस देश के अंदर रिपब्लिक यानी गणराज्य का मतलब होता है जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए। किसी पार्टी का नहीं, किसी राजघराने का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी परिवार विशेष का नहीं, किसी जाति विशेष का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं। जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए, यानी जो कुछ है वो जनता ही है। और उसी को कहा जाता है लोकतंत्र, उसी को कहा जाता है गणतंत्र, उसी को कहा जाता है प्रजातंत्र। लेकिन यहां प्रजातंत्र को खत्म कैसे किया गया, इस बात को आपको एक लाइन में समझाता हूं। इस देश के अंदर जो संसदीय प्रणाली है, उस संसदीय प्रणाली के तहत इलेक्शन 2 बार होता है। एक बार इलेक्शन होता है और इलेक्शन से पहले सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है। इलेक्शन तो हमारे हाथ में है, लेकिन सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है। सिलेक्शन किसी और के हाथ में है। वो सिलेक्शन करके हमारे सामने एक दाहिने पैर का और एक बाएं पैर का दोनों रख देते हैं और पूछते हैं कौन सा पसंद है। एक दाएं पैर का जूता, एक बाएं पैर का जूता हमारे सामने रख देते हैं और कहते हैं कौन सा पसंद है, कौन सा खाना पसंद करोगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बाएं वाला ठीक है, थोड़ा हल्का होगा, और कुछ लोग सोचते हैं जब जूता ही खाना है तो बायां क्यों खाए, फिर दाहिने वाला ही खाए। कुछ दाहिना खाते हैं, कुछ बायां खाते हैं, खाते जूता है, क्योंकि जूते का सिलेक्शन वहां से हुआ। इसलिए ये जो सिलेक्शन प्रणाली है, इस सिलेक्शन प्रणाली ने आपके पावर को छीन लिया, आपके लोकतंत्र को छीन लिया, और आपके सामने उन्होंने अपनी मर्जी के उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब आपको उनके अलावा चुनने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप उन्हीं को चुनेंगे जिनको पहले उन्होंने चुन लिया है। पहले उन्होंने चुन लिया है, अब आपको तो सिर्फ जाकर के उनको वोट देना है। और अब तो वोट भी देने वाली मामला खत्म कर दिया। अब तो वोट भी उनको मशीन ही दे देती है। आपको यह भी जहमत उठाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से हमारे लोकतंत्र को खत्म किया गया। ये सिलेक्शन प्रणाली ने खत्म किया। हमने इस सिलेक्शन प्रणाली को खत्म करने का बीड़ा उठाया। हमने देश के नागरिकों को एक विकल्प दिया कि अब सिलेक्शन कांग्रेस नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी, अब सिलेक्शन ये जनता करेगी, और जनता जिसको सिलेक्शन करेगी उसी को जनता इलेक्शन करेगी, और वो जनता का उम्मीदवार होगा। वो कांग्रेस या बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा, वो जनता का उम्मीदवार होगा। और जो जनता के द्वारा सिलेक्शन किया हुआ उम्मीदवार होगा, जो जनता के द्वारा चयनित और चुना हुआ उनका प्रतिनिधि होगा, वो जाकर के जनता के लिए संसद में आवाज उठाएगा। वो ही जाकर के वहां पर आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है। इसलिए हमने जनता को एक विकल्प दिया कि आप अपना उम्मीदवार खुद सेलेक्ट करेंगे और फिर इलेक्ट करेंगे। आप ही सिलेक्शन करने वाले होंगे और आप ही इलेक्शन करने वाले। ये विकल्प हमने दिया।
इस विकल्प का मतलब क्या है? इस विकल्प का मतलब है कि अब हम हमारे सिलेक्शन का मामला उनको नहीं देंगे, हमारे इलेक्शन का मामला भी उनको नहीं देंगे। उन्होंने सिलेक्शन को अपने हाथ में लिया ही लिया, उन्होंने ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन भी अपने हाथ में ले लिया। अब आप वोट चाहे किसी को भी करो, लेकिन वोट वही जाएगा जहां उनकी मर्जी है। जहां ईवीएम में सेटिंग मामला हुआ है, वोट आपका वही जाएगा। आज पूरा देश ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है, पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन सत्ता पर काबिज वो दल जो हमेशा सत्ता में रहना चाहता है, वो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि ईवीएम अगर हट गई तो हम सत्ता से हट जाएंगे। इसलिए वो हर कीमत पर, हर हालत में ईवीएम मशीन को रखना चाहते हैं। हमने ईवीएम मशीन के लिए पूरे देश में जन जागरण का कार्यक्रम किया। हमारे सहयोगी संगठनों ने, हमारे सीनियर संगठनों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध पिछले 2008 से शुरू किया। आज दिन तक ये विरोध चल रहा है और आज देश की सड़कों पर हर व्यक्ति, हर संगठन और हर राजनीतिक दल सड़कों पर उतरा हुआ है ईवीएम के विरोध के लिए। मगर साथियों, हमने ईवीएम को बंद करवाने का एक और तरीका निकाला जो बहुत आसान भी है और हर हालत में ईवीएम को बंद करके रहेगा। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने ईवीएम को बंद करने के लिए अभी आज 4 तारीख को ये प्रोग्राम हो रहा, 28 तारीख को बाड़मेर का प्रोग्राम हुआ और इसी प्रकार से 11 तारीख को भैरूलाल जी अभी आपको निमंत्रण दे रहे थे बालोतरा के लिए, बालोतरा में प्रोग्राम होगा। 11 तारीख को हम लोग सभी लोग 11 तारीख वाले प्रोग्राम में हम तीनों जिलों के लोगों को, प्रतिनिधियों को वहां पर आमंत्रित करेंगे। उनके साथ में बैठ करके एक नोटिस तैयार किया जाएगा। नॉट ज्ञापन, ज्ञापन नहीं, अब अर्जी नहीं, अब प्रार्थना नहीं, अब जनता एक नोटिस जारी करेगी। क्या नोटिस जारी करेगी और किसको करेगी? जनता इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो संसद ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट बराबर है। तो हमने कहा कि चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट या लोकसभा या राज्यसभा या फिर कहें कि इलेक्शन कमीशन, इन तमाम चीजों के ऊपर कौन है? तो इन सब के ऊपर है निर्वाचक, इन सब के ऊपर है जनता। इसलिए अब हम नोटिस भिजवाएंगे चुनाव आयोग को, जनता का नोटिस जाएगा, जनता की तरफ से नोटिस आएगा। फिर देखते हैं कि वो किस प्रकार से उसकी अवहेलना करता है। अगर जनता के नोटिस से काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उस नोटिस के माध्यम से हम चुनाव आयोग को आगाह करेंगे कि अगर आपके लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर होने वाले चुनावों में अगर आपकी पोलिंग पार्टियां बैलेट पेपर लेकर के आएगी, पहले वाला कागज और ठप्पा लेकर के आएगी, तो हमारे वोटर्स, हमारे नागरिक ढोल थाली गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ में पोलिंग पार्टी का स्वागत करेंगे। अगर बैलेट पेपर लेकर आएगी तो, और अगर जबरदस्ती करते हुए ईवीएम मशीन लेकर के आई तो पहले तो ये निर्वाचक, ये वोटर्स, ये जनता हाथ जोड़ करके पोलिंग पार्टी से विनती करेगी कि जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हम ईवीएम मशीन का बहिष्कार करते हैं। उसके बावजूद भी जनता के वोट को उनसे जबरदस्ती लेने का या फिर उनके वोट को चोरी करने का प्रयास अगर किया गया तो पोलिंग पार्टी या पोलिंग में आने वाले वाहन या ईवीएम मशीन के साथ क्या होगा, इसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, न वहां का वोटर होगा,
ना कोई नागरिक होगा, ना हम होंगे, ना पुलिस होगी, ना प्रशासन होगा। उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग होगा और इसे चुनाव आयोग को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये तरीका हमने इजाद किया। जब तक इस देश का वोटर नहीं जागेगा, वो अपने वोट की चोरी को नहीं रुकवाएगा, तब तक वोट की चोरी रुक नहीं सकती। मेरे अकेले के चिल्लाने से नहीं रुक सकती। दिल्ली में कुछ लोगों के जाकर के 2-3 लाख लोगों के चिल्लाने से नहीं होगी। ये तभी होगी जब भारत का प्रत्येक वोटर इसका विरोध करेगा और कहेगा कि वोट मेरा अधिकार है, मैं कैसे देता हूं ये मुझ पर निर्भर करता है। तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम हमसे हमारा वोट जबरदस्ती ले लोगे। तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा वोट ले लोगे। हमारी मर्जी है कि हम वोट कैसे देंगे। हम बैलेट पेपर से वोट देंगे। बैलेट पेपर से वोट देने का फायदा क्या है? आपको यह तो पता रहेगा कि आपने दिया किसको। मैं आपको बाध्य नहीं करता कि आप कहां वोट दो, मगर आपको पता तो होना चाहिए कि आपका वोट जा कहां रहा है। आपका वोट 10-12 दिन पहले ईवीएम मशीन में पड़ गया होता है। इलेक्शन वाले दिन तो आप लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए पोलिंग बूथ पे बुलाया जाता है और वहां पर पीप बजा करके आपको खुश कर दिया जाता है कि आपका वोट पड़ गया। जब इलेक्शन में फॉर्म भरे जाते हैं, विड्रॉल होते हैं, उसके बाद कैंडिडेट मैदान में रहते हैं। वो कैंडिडेट जो मैदान में है उनके निशान जारी होते हैं और फिर ईवीएम मशीनों के ऊपर टैग किए जाते हैं। उसी समय ईवीएम मशीन की मैन कंट्रोल मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर वहां के पोलिंग बूथ का परसेंटेज सेट हो जाता है कि कौन से आदमी को 40% देना है, कौन से को 30% देना है, कौन से को 2% देना है, कौन से को 1% देना है। सारा सेट हो जाता है। इसलिए हमने कहा ईवीएम बिल्कुल नहीं होगी। ईवीएम से वोट कोई नागरिक नहीं देगा, कोई भी वोटर ईवीएम से वोट नहीं करेगा। उसके बाद में इस द्विदलीय संसदीय प्रणाली को अगर खत्म करना है तो प्रत्येक वोटर को यह शपथ लेनी होगी, अगर वो राष्ट्र हित में है, अगर वो अपने समाज हित में है, अगर वो अपने पैदा किए हुए बच्चों और पोतों के हित में है, उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उन्हें ये डिसीजन लेना होगा कि हाथ और फूल हमारी भूल, हाथ और फूल हमारी भूल। अब हो गई वो हो गई, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। तो तीसरा विकल्प क्या होगा? हमारी राजनीतिक पार्टियां इतनी दमदार नहीं है और संख्या में इतनी पार्टियां हो गई है कि हमारे सारे वोट डिवाइड कर दे तो 5-7% से ज्यादा एक पार्टी को नहीं मिलता। और इन विभाजन की वजह से हमारी शक्ति जो है वो विभाजित हो जाती है और हम लोग हार जाते हैं। इसलिए हमने एक विकल्प लिया। क्या विकल्प लिया? कि अब की बार निर्दलीय सरकार, अब की बार निर्दलीय सरकार। हमारी पार्टियां हैं, हमारे समाज की जो पार्टियां हैं, उनसे भी कह देंगे कि भैया अपना परसेंटेज, वोट और परसेंटेज देख लो और उसके बाद में, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार एक ऐसा विकल्प है जहां पर कांग्रेस के भी लोग आ सकते हैं, बीजेपी के भी आ सकते हैं और हमारे लोग तो है ही है। इसलिए हमने ये नारा दिया कि अब की बार निर्दलीय सरकार। हम विकल्प दे सकते हैं, उस विकल्प पे चलना आपका काम है, मेरा काम नहीं। मेरा भी है लेकिन मेरे अकेले से हो नहीं। इसलिए आपका साथ सहयोग चाहिए। आपके साथ सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा, ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए साथियों, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, अभी आपको बताया गया कि हमारा ये अभियान, हमारी पहली गाड़ी 23 दिसंबर को रवाना हुई थी। हमारी पहले से तैयारी 4 महीने पहले चल रही थी। दिसंबर के अंदर 25 से 28 तक हमारा
नेशनल एक मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई नागपुर के अंदर, और उसके अंदर ही तय किया गया और फाइनलाइज इसको किया गया कि पूरे देश के अंदर मताधिकार के तहत वोटर्स को जगाया जाए। हमने 23 दिसंबर को हमारी पहली गाड़ी रवाना की। वो दिन था राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन। वो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने किसानों के हक अधिकारों के लिए अपनी ही सरकार को गिरा दिया था, मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया था। किसानों के हक मारे थे मोरारजी देसाई ने, इसलिए चौधरी चरण सिंह ने सरकार गिरा दी थी। फिर लोगों ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, मगर एक दिन भी ब्राह्मणों ने उसको संसद में जाने नहीं दिया, एक दिन भी नहीं जाने दिया। इसलिए हमने इस अभियान की शुरुआत उस महापुरुष के जन्मदिन से की। फिर था जागृति का कार्यक्रम, हमारी यात्रा का दिन हमने चुना 3 जनवरी, जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे पढ़ने लिखने के लिए पहला स्कूल खोला था, जिसकी वजह से आज हम यहां पर कुर्सियों पर बैठ करके सुन रहे हैं, माइक लगा करके बोल रहे हैं। यह अभियान लगातार चल रहा है, ये लगातार चल रहा है, और जिस दिन इसका पता हमारे दुश्मन को चला, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, दुख भी हो रहा है और खुशी का तो कोई पार नहीं। अब तीनों बातें हो रही, दुख भी हो रहा है और खुशी का कोई पार नहीं है। क्यों बताए? बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। मेरे इस अभियान से, आपके इस अभियान से और हर घर तक जाने के इस मताधिकार जागरूकता अभियान से हमारा दुश्मन थर थर कांप रहा है, हमारे दुश्मन की हालत खराब हो रही है, हमारा दुश्मन डरा हुआ है। ये बात तो मुझे समझ में आती है, मेरा दुश्मन डरा हुआ है, ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन मेरा समाज क्यों डरा हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये हालांकि मुझे पता था कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इधर की कुर्सियां आने वालों के लिए लगाई और इधर की कुर्सियां नहीं आने वालों के लिए। ये नहीं आने वालों का खेमा, ये उन डरे हुए लोगों का खेमा। मेरा दुश्मन मुझसे डरा हुआ है, ये बात मुझे समझ में आती है, लेकिन मेरा समाज क्यों डरा हुआ है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या कर लेंगे वो यार? मार देंगे ना? बताओ, जिंदा हो? नहीं, जिंदा हो? अगर जिंदा होते तो 5 किलो वाली गेहूं की लाइन में खड़े नहीं होते, जिंदा होते तो अपना रोजगार ठोक कर लेते, जिंदा होते तो स्कूलों का यह हाल नहीं होता, जिंदा होते तो अस्पतालों का इतना बुरा हाल नहीं होता। जब जिंदा है ही नहीं तो मरने से क्यों डर रहे हो? फिर मरने से क्यों डर रहे हो? आप लोगों में एक जान है और मुझ में 100 जान है क्या? जान तो मुझ में भी एक ही जान है, और जब निकलेगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा, वो चाहे आप में हो चाहे मुझ में हो। लेकिन शायद आपको यह पता नहीं है कि आपकी जान निकलने वाली है। मुझे पता है कि मेरी जान निकलने वाली है, मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं, और आपको पता नहीं है कि आप मरने वाले हैं। इसलिए आप जिंदा रहने की चेष्टा और चाहत के अंदर आपने डर पाल रखा है, आपने खौफ पाल रखा है। मैंने तो आज से 30-32 साल पहले फैसला किया था कि अब डरूंगा नहीं, सिर्फ डराऊंगा। अब डरूंगा नहीं, सिर्फ डराऊंगा।
मैंने अपने जीवन की डिक्शनरी में से दो शब्द हटा दिए, दो शब्द हटा दिए मैंने। एक डर शब्द हटा दिया और एक निराशा शब्द को हटा दिया। मेरे जीवन में डर और निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। इस शरीर के अंदर कोढ़ कबूल है, लेकिन अहंकार कबूल नहीं है। घमंड इस शरीर के अंदर घुसना नहीं दूंगा। कोढ़ घुस रहा है, मेरे बस में नहीं होगा। कोढ़ कैंसर कुछ भी घुस रहा है, मेरे बस में नहीं होगा। लेकिन अहंकार को, अहम को, ईगो को अपने अंदर नहीं घुसने दूंगा, ये मेरे बस में है। इसलिए साथियों, मैं समाज को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब लड़ने की जरूरत है। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब लड़ने की जरूरत है। और अगर मैं अकेला लड़ सकता हूं तो आप इतने मिलकर क्यों नहीं लड़ सकते? मुझे तो पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ रहा है, लेकिन वो सिर्फ फोन तक ही सीमित हो जाते हैं। सामने आने से तो उनका कलेजा कांपता है। फोन पे ही धमकियां देके राजी हो जाते हैं, अपने मन को तसल्ली दे देते हैं कि 4 गाली हमने इसको दे दिया। मैंने कहा भाई सामने आके फिर मिल ले, नहीं मिल रहा। डर उसमें है, मुझमें नहीं। मैंने डर उसके अंदर डाल दिया, अपने अंदर का डर निकाल के उसमें डाल दिया। इसलिए साथियों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ने की जरूरत है। अब रही इलेक्शन की बात, आएगा तब देखा जाएगा कौन खड़ा होगा कौन नहीं होगा, किसको समाज चाहेगा किसको नहीं चाहेगा, आगे की बात है। लेकिन एक बात आपसे जरूर करूंगा कि वो तुम्हें दारू पिलाएंगे, वो तुम्हें दारू पिलाएंगे। कितने दिन? 5 दिन या 25 दिन, 5 दिन या 25 दिन, और आपका खून पिएंगे 5 साल। आप 5 दिन दारू पीकर खुश हो जाना, लेकिन 5 साल तक वो आपका खून पिएगा। ये बात भी मत भूलना। पी लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत भूलना कि मैं जो पी रहा हूं ये दारू नहीं है, ये मेरा अपना खून है। और मेरा अपना खून भी नहीं है, मेरे बेटों और पोतों का खून है, वो मैं पी रहा हूं। क्योंकि वो 5 साल तक आप तो जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे, मर भी जाओगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी जो है, आपके बच्चे जो है, उनका खून वो 5 साल तक पिएंगे। मेरी औकात आपको पानी पिलाने की भी नहीं। इतने बड़े समाज को, इतने बड़े देश को, या इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र को पानी भी पिलाने की मेरी औकात नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आपका पानी पी करके भी आपके लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगा। आपके लिए पानी आपका पीऊंगा, पिलाऊंगा नहीं आपको, पानी भी आपका ही पीऊंगा। लेकिन जरूरत पड़ी तो खून का, पसीना तो नहीं, पसीने की बात तो छोड़ो, खून का एक एक कतरा मैं इन 4 वर्ग और 56 कोण के लिए बहा दूंगा। ये मैं वादा करता हूं। मेरा इलेक्शन लड़ने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो अपराध भी नहीं है, तो ये कोई गुनाह भी नहीं है। अगर जनता ने चाहा, जनता ने अपना उम्मीदवार बनाया और जनता ने चुना, तो अंदर जाके भी लड़ूंगा, अंदर जाकर के लड़ूंगा। और अगर जनता ने नहीं चाहा, जनता ने नहीं चुना, तो फिर बात तो लड़ ही रहा हूं। लड़ाई बंद नहीं होगी, लड़ाई बंद नहीं होगी। बाहर हूं तो भी लड़ूंगा और अंदर गया तो भी लड़ूंगा। जिनको अपने थैले भरने हैं, अटैचियां भरनी है भरे, मुझे ऐतराज नहीं है।
जो लोग फसल खेत को बीज देते हैं वो फसल लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर अगर मैं ऐसा कोई संजोग बन गया और अगर मैं लोकसभा में चला गया, अगर मैं सांसद बन गया, अगर मैं एमपी बन गया, तो आज इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं कि एक संसद कोटे का जो जनता के लिए होता है उसका 1 रुपया भी नहीं खाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं खाऊंगा और 1 रुपया भी खाने भी नहीं दूंगा। जनता का पैसा जनता तक जाएगा। एक सांसद को सारी सुविधाएं मिलती है, दिल्ली में 2 कोठियां मिलती है, एक फैमिली के लिए, एक ऑफिस के लिए। गाड़ी तो जहां वो जाता है वहां मिलती है, जिले में जाता है तो जिला पुल की गाड़ी मिलती है, दिल्ली में होता दिल्ली की गाड़ी होती है, जहां एयरपोर्ट पे उतरता है वहां पर गाड़ी लेने जाती है, दूसरे स्टेट में जाता है तो वो राज्य का अतिथि होता है। टेलीफोन के 4 या 5 मोबाइल का खर्चा मिलता है, लैंडलाइन के 4 या 5 लैंडलाइन के बिल मिलते हैं, बिजली का बिल फ्री होता है, चाहे कितनी भी एशिया चला लो, हवाई जहाज के टिकट फ्री होते हैं, रेल के टिकट फर्स्ट क्लास और सेकंड एसी के फ्री होते हैं। जहां गाड़ी से जाना है तो वहां पर कार का अनाउंस मिलता है। उसके बाद भी उस भिखारी को जनता का खून चूसना है तो ऐसे भिखारी को जूते मारो, जूते मारो ऐसे भिखारी। तो इतना कुछ मिलने के बावजूद भी संसद में 1 रुपए में चाय और 5 रुपए में नाश्ता और 7 रुपए में खाना मिलने के बावजूद भी अगर वो तुम्हारा हक खाए तो फिर दाहिने नहीं तो खाए नहीं, कोई बात नहीं। हम लोगों ने तय किया कि अब निर्दलीय सरकार कैसे होगी, कैसे हम बनाएंगे। हम लोग चारों वर्ग और 56 को, आपने एक नाम सुना होगा 36 कौम का, है ना, इसे हमने झूठा खारिज कर दिया। 36 कौम नहीं है, 56 कौम है। 56 कौम है 56 और किन्नर को, इंजड़े को मिला दिया जाए 56.5। 56.5 कौम और 4 वर्ग SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये 4 वर्ग और 56 कौम, इसको जगाने के लिए आखिरी सांस तक, जब तक ये सांस चलेगी तब तक लड़ूंगा। देखता हूं कब तक नहीं जानते हो, अब मैंने भी ठान लिए, देखता हूं कब तक नहीं जागोगे। मैंने जगाने का फैसला कर लिया है, जीते जी तो किया ही किया है, मरने के बाद भी कर लिया है। अब भूत बन के भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये जो नेट और इंटरनेट पे चल रहा है ना, ये भूत है। आदमी मर जाता है लेकिन भूत चलता रहता है, भूत चलता रहता है और ये कभी बंद होने वाला नहीं है। अगर तुम इनको, टेक्नोलॉजी को खत्म भी कर दोगे, उसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में और दिल में घुसा हुआ है, उसे तो नहीं मार सकते, उसे नहीं मार सकते। इसलिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। रही बात सहयोग की, साथ की, अगर आप देंगे तो आपका शुक्रिया, नहीं तो तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे घर की आखिरी ईंट नहीं बिक जाती। मेरे घर की आखिरी ईंट नहीं बिक जाती तब तक लड़ूंगा, तब तक समाज को जागृत करूंगा। अभी एक प्रॉपर्टी सेल करके आया और दूसरी जरूरत पड़ी तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेल करूंगा। जो कुछ बाबा साहब अंबेडकर ने मुझे दिया है, बाबा साहब अंबेडकर को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस काम को रुकने नहीं दूंगा, नहीं रुकने दूंगा। इसलिए
आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जागृत हो जाएं, अपने जमीर को जिंदा कर लें, अपने स्वाभिमान को जगा लें। अरे मर नहीं जाओगे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक जमाने में कहा था, उन लोगों के लिए कहा था जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने समाज के लिए कहा था, हमारे समाज के लिए कहा था कि मैं अगर ब्रेड का एक टुकड़ा पानी में भिगो करके खाकर जिंदा रह सकता हूं, तो तुम लोग अगर ये मरे हुए जानवरों का मांस खाना बंद कर दोगे तो मर नहीं जाओगे, मर नहीं जाओगे। पहले बाबा साहब अंबेडकर की बात को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया और बाबा साहब अंबेडकर को जवाब दिया कि हम मरे हुए जानवरों का मांस खाना बंद कर दें, तो क्या तू हमारी रोटी का बंदोबस्त कर सकता है? अरे 4 चौपड़ी पढ़ लेने से, 4 किताब पढ़ लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। अगर हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएं तो क्या तू रोटी का बंदोबस्त कर सकता है? बाबा साहब अंबेडकर ने उसी दिन ठान लिया था, उसी दिन तय कर लिया था कि प्रत्येक व्यक्ति के रोटी का इंतजाम करके जाऊंगा। और आज जो रोटी खा रहे हैं हम लोग, वो बाबा साहब अंबेडकर की दी हुई खा रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति अगर खेती करके भी खा रहा है तो खेती का भी मालिकाना हक उसको बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था, उससे पहले उसको हक नहीं था। रोजगार और काम करने के बाद उसको मजदूरी दिहाड़ी तय होती है और दिहाड़ी मिलती है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था। नहीं तो बेगार निकलवाई जाती थी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं थी। आज एक कंठे का मजदूर भी 500 रुपया, 600 रुपया और कारीगर 1000-1200 रुपया हक से मांगता है तो बाबा साहब का दिया हुआ है, वरना लेबर का तो शोषण होगा। इसलिए साथियों, मर नहीं जाओगे अगर 15 दिन दारू नहीं पियोगे। और अगर छोड़ना भी मत, मैं तो कह रहा हूं, अगर आदत है तुम्हारी तो मत छोड़ना, क्योंकि छोड़ने के लिए हम कहेंगे हमको छोड़ दोगे लेकिन दारू को नहीं छोड़ना, हमें छोड़ दोगे लेकिन दारू को नहीं छोड़ोगे। मगर इतना तो कर लो मेरे कहने से, एक साल में 1825 दिन होते हैं, 1825 दिन, और वो तुम्हें 25 दिन पिलाते हैं। 1800 दिन कौन पिलाता? 1800 दिन ज्यादा है या 25 दिन ज्यादा? अगर तुम 1800 दिन अपनी कमाई का, अपनी जेब का पी सकते हो तो 25 दिन और पी लो यार, 25 दिन और पी लो, मर नहीं जाओगे। घर का पियो। और अब की बार मेरा एक निवेदन यह भी रहेगा कि अब की बार वो जब आपको दारू पिलाने आए तो इतनी रिक्वेस्ट कर लेना कि एमपी साहब 15-20 साल से आपकी पी रहे हैं, एक बार हमारी मनोहार भी मान लो, एक बार हमारी मनोहार भी मान लो। आज बोतल हम मंगाते हैं, आप तो क्वालिटी बता दो कौन सी लानी होगी, 4000 वाली, 5000 वाली ले आएंगे, कहीं से भी कर्जा करके ले आएंगे, लेकिन आज तो हमारी ही पीनी पड़ेगी। और दारू बांटने वाले नेताजी जब मंच सजाए और मंच पर बोलना शुरू करे या मंच पे आके बैठे तो ज्यादा औकात नहीं है तो एक पौआ, एक गिलास और एक पानी का बोतल रख देना, ये नेताजी बोलने से पहले ही पी लो, अपना भाषण देने से पहले ये पी लो और उससे पूछो कि तुम हमें 20-25 दिन दारू पिलाते हो इसीलिए ना कि तुम्हारा भला हो जाए। अगर 25 दिन दारू पीने से हमारा भला होता है तो 5-7 दिन आप पी लो, आपका भी भला हो जाएगा। साला इतना पिलाओ कि प्रचार में जा ही ना सके, इतना पिला दो उसको, इतना हमने पिया थोड़ा सा उसको पिला दो। अपना ईमान बेचना बंद करो, अपना जमीन बेचना बंद करो, अपनी आत्मा का व्यापार बंद करो। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि बेटी और वोट का सौदा नहीं करना है, संबंध होता है। हम बेटी का रिश्ता करते हैं तो 50 जगह पूछते हैं, पूरा उसका ताना बाना छानबीन करके पता करते हैं, घर कैसा है, कहां है, रिश्तेदारी कहां है ना, ननियाल कहां है,
पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, सिर्फ इसलिए कि बेटी दुखी ना हो, बेटी परेशान ना हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर आपका बेटी का रिश्ता भूल से भी गलत जगह हो गया तो आपकी एक बेटी का भविष्य बर्बाद होगा, एक बेटी का मात्र। लेकिन अगर आपका वोट गलत जगह चला गया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। और यही हम हो रहा है, यही हमारे साथ हो रहा है। इसलिए साथियों, वो समय की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं ताराराम जी तो वोटों में खड़ा होने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। और अगर कह रहे हैं तो मैं भी उनको जवाब देता हूं कि ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई चोरी नहीं है। अगर जनता ने अपना उम्मीदवार बनाया तो जरूर लड़ूंगा, लेकिन किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनूंगा, किसी पार्टी का उम्मीदवार बनकर नहीं लड़ूंगा। जनता अगर अपना उम्मीदवार बनाकर लड़ाएगी लड़ूंगा, इसमें कोई बात शक नहीं है। लेकिन फिलहाल तो हमारी जरूरत जो है वो हमारे लोगों को जगाने की है, हमारे लोगों को उनके वोट की कीमत बताने की है। ये वोट उस हीरे के समान है जिसको हमने 75 साल तक वो गोफन में डाल डाल के फेंकते रहे, भजन में कहते हैं ना। अब एक बचा है हमारे पास, ये लोकसभा वाला। अगर ये गलत जगह चला गया तो काम पास। इसलिए मेहरबानी करके ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है। अगर जैसलमेर के साथी ये समझे कि कार्यक्रम खत्म होगा, अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम खत्म होगा, कार्य खत्म नहीं होगा, कार्य तो अब शुरू होगा। आज हमने ये जिला कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया, जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन, और आप जो आए हैं आप तमाम लोग कार्यकर्ता हैं। आप अपनी अपनी तहसील के कार्यकर्ता हैं, अपने अपने ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, अपने अपने गांव के कार्यकर्ता हैं। और अगर इतने कार्यकर्ता आ गए, मुझे तो उम्मीद भी नहीं है, लेकिन ये बात अच्छी हुई, छट करके सारे कार्यकर्ता ही, भीड़ नहीं आई। भीड़ के कार्यक्रम अभी आगे, भीड़ के कार्यक्रम भी आपको दूंगा। कल से हमारा कार्यक्रम बालोतरा के लिए, हमारी तीनों चारों गाड़ियां कल से बालोतरा में लगेगी। बालोतरा जिले का अधिवेशन 11 तारीख को हो जाएगा। जैसलमेर वालों का कार्यक्रम अभी खत्म हो जाएगा और कार्य तुरंत शुरू हो जाएगा। क्या कार्य शुरू हो जाएगा, वो कार्य आपको दे देता हूं ताकि आप में निराशा ना जाए, आपको ये ना लगे कि कोई कार्य ही नहीं दिया, कोई काम ही नहीं दिया। जैसलमेर वासियों के लिए एक कार्यक्रम है, हमने पहले तय कर लिया वो कार्य जो है वो बता देता हूं आपको। फतेहगढ़ में 26 फरवरी को नोट करना चाहे तो फतेहगढ़ वाले नोट कर सकते हैं। 26 तारीख को फतेहगढ़ जिला स्तरीय सम्मेलन होगा, जिला स्तरीय रैली भी हो सकती है, जिला स्तरीय सभा भी हो सकती है। उसके लिए 26 फरवरी फाइनल है। आज 4 है, 22 दिन बाकी है। 22 दिन के बाद में फतेहगढ़ का तहसील स्तरीय प्रोग्राम होगा। आज से 23 दिन बाद मोहनगढ़ का 27 फरवरी को तहसील स्तरीय सम्मेलन होगा। 28 तारीख को रामगढ़ का और 1 मार्च को सम तहसील का, 1 तारीख को सम तहसील का और 2 तारीख को वापस जैसलमेर तहसील का। आपका कार्यक्रम बन चुका है। अब यहां तक इस 26 फरवरी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट फरवरी तक, 26 फरवरी को जब मैं वापस जैसलमेर में आऊं, उससे पहले हमारी गाड़ियां आएगी प्रचार के लिए। जो बचा हुआ क्षेत्र है जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं, आपके माध्यम से आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि उन गाड़ियों के साथ में 2-2 आदमी, 1-1 आदमी बैठ करके जो क्षेत्र छूट गया है वहां तक लोगों को संदेश देना। 26 तारीख को मैं आऊंगा। तो ये जो तहसील स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें पहले भी आ सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बुलाएगा पहले भी आऊंगा, ये बनाना वाले पहले बुला रहे हैं, आ जाऊंगा।
जब भी आप बुलाओगे आ जाऊंगा, लेकिन अगर समय अभाव में नहीं आ सका तो 26 तारीख से लेकर के 2 मार्च तक आपके जैसलमेर जिले में लगातार रहूंगा। इसलिए वो गाड़ियां जो प्रचार के लिए हम लोग बालोतरा कार्यक्रम के बाद में भेजने वाले हैं, उन गाड़ियों में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे लोग अपने अपने क्षेत्र में, बचे हुए क्षेत्र में जाकर के जन जागरण का काम करेंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम जब खत्म हो जाएगा, बालोतरा का शुरू हो जाएगा, ऐसे करके ये 12 फरवरी तक चलेगा, 12 मार्च तक, 12 मार्च तक चलेगा। 12 मार्च के बाद 13 मार्च या 14 मार्च से एक अगला प्रोग्राम बनेगा। वो प्रोग्राम बनेगा विधानसभा क्षेत्र का। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती है। उन 8 विधानसभाओं में हम लोगों को बड़े पैमाने पर चारों वर्गों और 56 कौम के लोगों को शामिल करना। आप लोगों की जिम्मेदारी बनेगी कि आप मेहरबानी करके अपने अड़ोस में, पड़ोस में जो भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का मुस्लिम भाई है, उनको जाकर के विनती करोगे, निवेदन करोगे कि आपको और हमारे को अगर जिंदा रहना है, बचना है, हमारी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है, तो हम सबको एक होना पड़ेगा। अब तक हर क्षेत्र में हम आपकी बात मानते आए हैं, विशेषकर लोकसभा और विधानसभा में तो भीलों ने तो कभी मांगा ही नहीं, है भी नहीं, रिजर्व सीट भी नहीं। तो अभी हम भील और मेघवाल मिलकर के OBC के पास जाएंगे, OBC को साथ में लेकर के मुस्लिम भाई के पास जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि हम सबको एक मिलकर के एकजुट होना है, एक होना है और इस लड़ाई को जीतना है। इस दुश्मन की द्विदलीय संसदीय प्रणाली को खत्म करना है और इस 2 पार्टों से हमें बचना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है। ये विनती है मेरी, ये निवेदन है मेरा। अगर आप मानेंगे तो देश बच जाएगा, आपकी पीढ़ियां बच जाएगी, और अगर नहीं मानेंगे तो एक घर ही तो बर्बाद होगा, एक घर ही बर्बाद होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप लोगों किसी को बर्बाद नहीं करूंगा। अगर आप मान गए मेरी बात को तो आपका समाज, आपका देश, सब कुछ बच सकता है। और अगर आपने नहीं माना तो एक ताराराम का घर बर्बाद होगा, इससे ज्यादा क्या हो जाने दो। ऐसे तो लाखों करोड़ों पहले हो गए, कई घर बर्बाद हो गए, लेकिन शायद मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरीके से आज जैसे खराब मौसम में, इतनी ठंडी, कड़ाके की सुबह ठंडी थी, आप घर से 6 बजे निकला होगा, कोई 5 बजे निकला होगा, मोटरसाइकिल पे निकला होगा, कैंपर गाड़ी में पीछे खड़ा होकर के निकला होगा। अगर इतना कष्ट सहन करके आप इस कार्यक्रम में आए हैं तो मुझे भरोसा है कि आप और हम मिलकर इस समाज को, देश को बर्बादी से बचा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। अगला प्रोग्राम होगा, अगली बात होगी, अगली जानकारी होगी, अगला ज्ञान होगा, अगला प्लान होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।